हेलो स्टूडेंट, कल हम पढ़ रहे थे चार्ल्स डार्विन जो है उसका सिद्धांत, नई जातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत वो पढ़ रहे थे। और नई जातियों की उत्पत्ति कैसे होती है उसके कुछ पॉइंट थे, जिसमें से नंबर 1 पर हमने पढ़ लिया था कल कि प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता, और नंबर 2 जीवन संघर्ष। ये दोनों पॉइंट हमने कल पढ़ लिए थे। आज नंबर 3 पर आता है विभिन्नताएं एवं उनकी वंशागति। विभिन्नताएं एवं उनकी वंशागति। देखो, जो जीव हैं उसमें विभिन्नता जो होती है वो उत्पन्न होती है जीवन संघर्ष से। वो उत्पन्न होती है जीवन संघर्ष और लैंगिक जनन के कारण। ये दो कारण हैं जिनके कारण जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। और ये जो विभिन्नताएं होती हैं, इन विभिन्नताओं के कारण ही एक जीव दूसरे जीव से भिन्न होता है। इन भिन्नताओं के कारण ही एक जीव दूसरे जीव से क्या होता है, भिन्नता प्रदर्शित करता है। और ये विभिन्नता किससे उत्पन्न होती है? जीवन संघर्ष और लैंगिक जनन के कारण। क्योंकि जैसे जैसे जीवन संघर्ष होगा, लैंगिक जनन की क्रिया होगी, थोड़ी थोड़ी क्या होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती जाती हैं। और एक समय ऐसा आता है लाखों करोड़ों वर्ष बाद वो एक जीव मतलब कि दूसरे जीव से बिल्कुल क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। एक ही जाति के होते हुए भी दोनों में क्या होती है, भिन्नता होती है। उसका प्रमुख कारण यही होता है कि धीरे धीरे इसमें लैंगिक जनन के कारण क्या होती जा रही, हल्की हल्की विभिन्नता उत्पन्न होती जा रही है। और एक समय ऐसा आता है धीरे धीरे विभिन्नताएं आपस में मिलकर क्या कर लेती, बहुत बड़े मतलब कि विभिन्नता क्या कर लेती है, प्रदर्शित करती है। जिसके कारण दो जीव जो एक ही जाति के हैं और एक ही जाति के होते हुए भी दोनों जीव एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। तो विभिन्नता उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है? जीवन संघर्ष और लैंगिक जनन। जैसे एक जो मुर्गी पालक होता है, मुर्गी पालक, वो क्या करता है, मुर्गियों में विभिन्नताएं होती हैं। देखो, मुर्गी देखने पर एक जैसे दिखाई देती हैं, लेकिन जो मुर्गी पालक है उसको पता है कि दोनों में विभिन्नताएं कहाँ पर हैं और कैसे विभिन्नताएं। तो एक अच्छा मुर्गी पालक मुर्गियों में पाई जाने वाली विभिन्नता के कारण उन दो मुर्गियों में क्या कर लेता है, पहचान स्थापित कर लेता है, दो मुर्गियों में अंतर बता सकता है। इसी प्रकार से एक पशुपालक जो होता है वो पशुओं में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के कारण अपने पशुओं को अलग अलग मतलब की पहचान कर लेता है अपने पशु की। ठीक है, ये सिर्फ किसके कारण हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ विभिन्नता के कारण। और जो विभिन्नताएं होती हैं भैया वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं लाभदायक विभिन्नता और एक होती हैं हानिकारक विभिन्नताएं। एक होती है लाभदायक, एक होती है हानिकारक। लाभदायक विभिन्नता जो होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, वंशानुगत होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, वंशानुगत होती है। मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी क्या होती जाती है, वंशागति होती जाती है। लेकिन हानिकारक जो विभिन्नताएं होती हैं इनकी वंशागति नहीं होती है। इन हानिकारक विभिन्नताओं की वंशागति नहीं होती है। ठीक है, तथा ये जीव जो होते हैं जिसमें ये हानिकारक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ये जीव वातावरण की अनुकूल जो है, अनुकूल भी नहीं होते हैं। तो विभिन्नताएं कितने कैसी हैं भैया? दो प्रकार की हैं, एक लाभदायक और एक हानिकारक। लाभदायक विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत हो रही हैं, हानिकारक विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत नहीं होती हैं, इनकी वंशागति नहीं होती हैं। जिस भी प्राणी में हानिकारक विभिन्नताएं पाई जाती हैं वो प्राणी या वो जीव उस वातावरण के प्रति क्या नहीं होता है, अनुकूलित नहीं होता है। उस वातावरण के प्रति क्या नहीं होता है, अनुकूलित नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4,
नंबर 4 पर आता है प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण या फिर योग्यतम की उत्तरजीविता। प्राकृतिक वर्ण या योग्यतम की उत्तरजीविता। इसका मतलब क्या होता है? ये चौथा पॉइंट है भैया नई जातियों की उत्पत्ति के सिद्धांत में। इसका मतलब क्या होता है? देखो कि वे प्राणी जो जीवन संघर्ष करते हैं, मतलब कि ऐसे प्राणी जो क्या करते हैं? जीवन संघर्ष करते हैं, जीवन भर क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। और जीवन संघर्ष करने के बाद जीवन संघर्ष में क्या हो जाते हैं भैया? वो सफल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सफल। सफल होने के बाद वो प्रजनन अवस्था तक पहुंच जाते हैं। कौन सी अवस्था तक पहुंच जाते हैं? प्रजनन अवस्था तक। और जब वे प्रजनन अवस्था तक पहुंच जाते हैं तो क्या करते हैं भैया? प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं? प्रजनन। और प्रजनन करके क्या करते हैं? संतान उत्पन्न करते हैं, यानी कि अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं संतान को उत्पन्न करके। ठीक है। लेकिन वे प्राणी जो जीवन संघर्ष में सफल नहीं हो पाते हैं, वे प्राणी जो जीवन संघर्ष में सफल नहीं हो पाते हैं, प्रजनन अवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं, प्रजनन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो जीव, उन जीवों की जाति धीरे धीरे क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। देखो मैंने क्या कहा है कि वे प्राणी जो जीवन संघर्ष करते हैं, जीवन संघर्ष में सफल हो जाते हैं, सफल होने के बाद प्रजनन अवस्था तक पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद प्रजनन करते हैं, नवजात शिशु को जन्म देते हैं, अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। लेकिन वे प्राणी जो जीवन संघर्ष में सफल नहीं होते, मतलब असफल हो जाते हैं, प्रजनन अवस्था तक नहीं पहुंच पाएंगे, प्रजनन नहीं करेंगे और धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। तो जो डार्विन जो है उसका सबसे अच्छा पॉइंट यही है, सबसे अच्छा बिंदु यही है कि प्रकृति केवल उन्हीं जीवों का चयन करती है जो वातावरण के क्या होते हैं? अनुकूल होते हैं। प्रकृति केवल उन्हीं जीवों का चयन करती है जो वातावरण के अनुकूल होते हैं। और इस घटना को डार्विन ने क्या नाम दिया? प्राकृतिक वर्ण नाम दिया। इस घटना को डार्विन ने क्या नाम दिया भैया? प्राकृतिक वर्ण। और एक साइंटिस्ट था हर्बर्ट स्पेंसर, इसने प्राकृतिक वर्ण को योग्यतम की उत्तरजीविता नाम दिया। योग्यतम की उत्तरजीविता नाम दिया। योग्यतम की उत्तरजीविता मतलब कि योग्य जीव ही क्या रहता है? जीवित रहता है। जो जीव योग्य है वही क्या रहेगा? जीवित रहेगा। उसके बाद नंबर 5 पॉइंट, नई जातियों की उत्पत्ति। नई जातियों की उत्पत्ति कैसे होती है? देखो डार्विन के अनुसार लाभदायक विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? वंशानुगत होती हैं। और ये विभिन्नताएं धीरे धीरे एकत्रित होकर क्या करती है? नई जाति का निर्माण करती हैं। मैंने अभी आपको तीसरे पॉइंट में यही बताया था कि लाभदायक विभिन्नताएं धीरे धीरे क्या होती है? एकत्रित होती हैं। और एकत्रित होकर क्या कर लेती हैं? इतनी अधिक विभिन्नता उत्पन्न कर लेती हैं कि दो जीव एक ही जाति के होते हुए भी दोनों में समानता नहीं होती है, दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। यानी कि नई जाति जो बनी है वो किससे बनी है? विभिन्नताओं के कारण बनी है। कौन सी विभिन्नताओं के कारण? लाभदायक विभिन्नताओं के कारण। उसके बाद डार्विन जो है उसकी आलोचना, डार्विन वाद की आलोचना।
ये 5 पॉइंट थे नई जातियों की उत्पत्ति के सिद्धांत में। अब हम बात करते हैं कि ये जो डार्विनवाद है वो कहाँ पर असफल रहा था, किस कारण से कहाँ कहाँ असफल रहा। देखो, डार्विन ने का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को अनेक वैज्ञानिकों ने पढ़ा, अच्छी तरीके से विस्तृत अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने बताया कि जो डार्विन का ये जो नियम है, नई जातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत, ये कुछ जगह पर सही साबित नहीं होता है। और वो कौन सी जगह है जहाँ पर साबित नहीं होता है, उसके बारे में एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट सेजविक, उसने बताया। क्या बताया इसने कि रॉबर्ट सेजविक ने बताया कि जो डार्विन है ना, डार्विन के अनुसार डार्विन ने बताया था कि विभिन्नताओं की वंशागति होती है, अच्छी बात है, लेकिन डार्विन ने यह नहीं बताया कि किन विभिन्नताओं की वंशागति होती है। यहाँ पर वो मतलब नहीं है कि लाभदायक या हानिकारक विभिन्नता, नहीं। इसका मतलब यह है कि शरीर की, मतलब कि कौन सी कोशिकाओं में होने वाली विभिन्नताएं तो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं। यानी कि कौन सी विभिन्नता का मतलब कि कायिक या फिर जननिक, 2 प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं। यानी कि 2 प्रकार का द्रव्य पढ़ा था ना आपने, कायिक द्रव्य और जनन द्रव्य। विजमैन ने बताया था कि जनन द्रव्य क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होता है। ठीक है, तो जब ये वाला जो द्रव है जनन द्रव पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होता है, जो किसने बताया था, विजमैन ने, तो जनन द्रव में जो विभिन्नताएं होंगी वही तो भैया पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होंगी, ये वाली थोड़ी होंगी। क्योंकि जनन, जब कायिक द्रव पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत नहीं हो रहा, तो कायिक द्रव में होने वाली विभिन्नताएं कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होंगी, ये किसने नहीं बताया, डार्विन ने नहीं बताया। डार्विन ने ये नहीं बताया कि कौन सी विभिन्नताएं वंशानुगत होती हैं, कायिक द्रव वाली या फिर जननिक द्रव वाली। तो कायिक द्रव वाली जो विभिन्नताएं होती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत नहीं होती हैं, और जनन द्रव में उपस्थित विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होती हैं। ठीक है, उसके बाद डार्विन ने ये बताया कि लाभकारी विभिन्नताएं हैं, जो लाभकारी यानी कि लाभदायक विभिन्नताएं होती हैं, उसके कारण मतलब कि वो जीव क्या होता है, वातावरण के अनुकूल होता है। लाभदायक विभिन्नता ही क्या होती है, वातावरण के अनुकूल होती हैं, और प्रजनन करता है जीव, और प्रजनन करके क्या करता है, नई संतान उत्पन्न करता है और अपनी जाति की अस्तित्व जो है उसको बनाए रखते हैं। यही कहा था डार्विन ने कि लाभदायक विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होती हैं और हानिकारक विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत नहीं होती, ये कहा था किसने, डार्विन ने। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी भी होती है कि जो लाभकारी विभिन्नताएं होती हैं, जो लाभदायक विभिन्नताएं होती हैं, वो भी क्या करती हैं, नुकसान देती हैं, वो भी जाति के विलुप्ति का कारण बनती हैं। जैसे आपने बारहसिंगा का नाम सुना होगा, बारहसिंगा में सींग होते हैं बहुत ज्यादा। वो किसके कारण उत्पन्न हुए, विभिन्नताओं के कारण। और वो विभिन्नता कैसी थी, लाभदायक, जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी उसके सींग क्या होते गए, विकसित होते चले गए। यानी कि उससे बनने वाले शिशु में, फिर उससे बनने वाले शिशु में ये सींग क्या हो गए, प्रत्येक पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होते चले गए। लेकिन ये जो बारहसिंगा के जो सींग है इसकी, ये बारहसिंगा के सींग ही इसकी विलुप्ति का कारण बने। कैसे कि बारहसिंगा जो है, इसके पीछे जब कोई शिकारी प्राणी जो है, जैसे कि शेर है, वो जो इसकी मतलब कि पकड़ने का प्रयास करता है, तो बारहसिंगा क्या करता है, दौड़ता है, जिसके कारण उसकी जो सींग होते हैं झाड़ियों में फंस जाते हैं। और झाड़ियों में फंसने के कारण उनको मतलब कि झाड़ियों से निकालने में परेशानी होती थी, इसलिए, और इनका शिकार क्या होने लगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा होने लगा। इसलिए बारहसिंगा के जो सींग हैं वो लाभदायक विभिन्नताओं के कारण उत्पन्न हुए थे, लेकिन इसकी विलुप्ति का कारण भी यही बने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नव डार्विनवाद।
डार्विनवाद। देखो, डार्विनवाद जो है उसकी कुछ कमियां भी थी, कुछ ठीक भी था। तो डार्विनवाद की कमी जो है उसको वैज्ञानिकों ने दूर करने का प्रयास किया और दूर करके एक नया सिद्धांत दिया जिसे बोला गया नव डार्विनवाद। उसे क्या बोला गया? नव डार्विनवाद। देखो, नव डार्विनवाद के अनुसार जननिक भिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होती हैं। कायिक विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत नहीं होती हैं। इसलिए कायिक जो विभिन्नताएं हैं उसका जैव विकास में, नई जातियों के निर्माण में किसी प्रकार का योगदान नहीं होता है कायिक विभिन्नताओं का। ठीक है। नंबर 2, जीव जिस अंग का उपयोग अधिक करता है वो अंग धीरे धीरे क्या होता जाता है? सुदृढ़ होता जाता है। ये किसने बताया था? लैमार्क ने। और यदि इस अंग में उत्पन्न जो विभिन्नताएं होती हैं, उस अंग में उत्पन्न विभिन्नताएं जीन या गुणसूत्र के कारण होती हैं, जीन या गुणसूत्र से उत्पन्न होती हैं, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती हैं? वंशानुगत होती जाती हैं। नेक्स्ट, नंबर 3, नव डार्विनवाद के अनुसार विभिन्नताएं जो हैं वो किसके कारण उत्पन्न होती हैं? अभी बताया था लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, जीवन संघर्ष, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण, इनके कारण क्या होती हैं? विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो ये नव डार्विनवाद की क्या थे? कुछ पॉइंट थे। तो नई जातियों की उत्पत्ति, उसके सिद्धांत, उसके 5 पॉइंट थे। उसके बाद उसकी आलोचना के बाद डार्विनवाद जो है, नव डार्विनवाद, वो सिद्धांत की थ्योरी जिसके 3 पॉइंट हैं कि नंबर 1, जेनेटिक विभिन्नताएं क्या होती हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होती हैं। जीव जिन अंगों का उपयोग अधिक करता है वो क्या होते हैं? अधिक विकसित, सुदृढ़ हो जाते हैं। और इन अंगों में यदि उत्पन्न जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं इन अंगों में, वो यदि जीन या गुणसूत्र से उत्पन्न होती हैं तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी वंशागति होती है। और नव डार्विनवाद के अनुसार विभिन्नताएं लैंगिक जनन, जीवन संघर्ष, परिवर्तन और प्राकृतिक वर्ण के कारण उत्पन्न होती हैं। ये फर्स्ट चैप्टर था अपना 3rd सेक्शन का, जो कंप्लीट हो गया।